हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 विज्ञान जो कि हमारा अध्याय 5 यानी 36 का वर्ड है। धातुएं और अधातुएं। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी को हम लोग देखेंगे बारीकी से, सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाठ के अंदर जो कुछ प्रश्न दिया उसको भी, और हम लोग फिर आगे हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, रिक्त स्थानों की कहा आपको पूर्ति करने की। ठीक है, ये हमारा पाठ के अंदर पूछा गया है। पेज नंबर 39 में देखिएगा, वहां पर है। ठीक है, संख्या अधातुओं से क्या होती है। यहाँ पर आपको भरना है अधिक। क्या भरना है दोस्तों, यहाँ पर आप सब अधिक भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दिया गया है, यहाँ पर आपको भर देना है धातुएं। क्या भरना है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। और यहाँ पर आपको क्या भरना है, अधातु। क्या भरना है, अधातु भंगुर होती है। और यहाँ पर आपको 4 नंबर में सोना, चांदी और एल्यूमिनियम धातुओं के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, अब फिर दिया था इनके उत्तर दीजिए। ये हमारा पेज नंबर ना है 40 है। यहाँ पर भी देखते हैं, सबसे पहले पूछा गया था कि सही उत्तर का चयन कीजिए। सही मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो शब्द दिए गए हैं, इसमें का कौन सही होगा उसका आपको चयन। जैसे दिया है कि धातुएं अधिकतर अधिकतर अधातु से क्या होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ और टिक लगाना है। इसमें कठोर होती है, क्या होती है, कठोर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर अधिकांश धातुएं ऊष्मा की यहाँ पे क्या हो, सुचालक होती है। सिंपल सी बात है, धातु जो होती है वो सुचालक होती है और अधातु क्या होती है, कुचालक है। सुचालक का मतलब होता है कि धारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होती है। ठीक है, अब एक ये धातु और धातु चमकदार होती है। मतलब धातुएं जो होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है। इसमें टिक लगा सकते हैं। अब ये धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतले चादरों में बदला जा सकता है, इसको हम लोग कहते हैं आघात वर्धीयता। क्या कहते हैं, आघात वर्धीयता। चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं। कहा इनके उत्तर दीजिए। ये भी आगे प्रश्न पूछा गया था। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने से बने विलयन की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने से बने विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। दोस्तों अब आगे देखते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया था, कहा है इनके उत्तर दीजिए। जो कि प्रश्न एक में हमें दिया गया था कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने से बने विलयन की जो प्रकृति वो कैसी होती है। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने से बने विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप सब देखते हैं, ये हमारा समीकरण दिया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल को बनाए, जब दोनों को मिलाया जाता है तो हमारा बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यही आपको नोट कर लेना है। चलिए अब दिया कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर क्या होता है। तो लिखना है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर जिंक कॉपर को स्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए जो कि हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट और ये जिंक जब ये दोनों मिलता है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जिंक सल्फेट है और प्लस में कॉपर बना लेता है। ठीक है, जिंक मतलब इसमें अदला बदली हो रहा है। ठीक है, यही आपको नोट कर लेना है। फिर इसने दिया था प्रश्न 3 में कि क्या तांबा फेरस सल्फेट के विलयन से आयरन विस्थापित करता है। तांबा जो फेरस सल्फेट के विलयन से आयरन, तो इसके बाद लिखना कि तांबा फेरस सल्फेट के विलयन से आयरन विस्थापित नहीं कर पाता, अर्थात तांबा से लोहा अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए अब दिया है कि प्रश्न संख्या 4 में कि लोहे तथा एल्यूमिनियम आदि के बर्तनों में अचार क्यों नहीं रखा जाता, इसका कारण आपको बताना है। ठीक है, इसके बारे में लिखा है, तो लिखिएगा कि लोहा एल्यूमिनियम आदि के बर्तनों में अचार इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि अचार की प्रकृति अम्लीय होती है और धातुएं अम्ल से क्रिया कर लेती है तथा विषैले पदार्थ का निर्माण करती है, अतः लोहा तथा एल्यूमिनियम के बर्तन में अचार नहीं रखा जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब रखा जाता है तो अभिक्रिया करने के कारण विषैले पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए। अब यह कि प्राय धातुएं अम्लों से क्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करती है।
तो देखिए कौन ये जो है ना वो हमारा हाइड्रोजन गैस क्या होती है उत्पन्न करती है, जो कि लिख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़, ये वाला ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का इनके उत्तर दिए में पेज नंबर 47 में पूछा गया था कि उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? तो लिखना है कि वे धातु जो सबसे कम क्रियाशील हैं, जो वायु, जल तथा अम्लीय व क्षारीय पदार्थों से प्रभावित नहीं होती। इन धातुओं को उत्कृष्ट धातु कहते क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु। इनकी निष्क्रिय प्रकृति प्रकृति इनका इनका धात्विक चमक लंबे समय तक बनाए रखती है। क्या तो लंबे समय तक बनाए रखती है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न 2 का है संक्षारण का है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? विद्युत लेपन कर धातु को किस प्रकार संक्षारण से बचाया जा सकता है? तो लिखना है इसके बारे में आप सबको कि धातु धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। विद्युत लेपन कर धातुओं के ऊपर कम सक्रिय या निष्क्रिय धातुओं की परत चढ़ा दी जाती है, जैसे कि लोहे पर क्रोमियम की। इससे धातु संक्षारण नहीं हो पाता, वह क्या होता है, वह सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यह कि स्टेनलेस स्टील तथा कांसे के अवयवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। स्टेनलेस स्टील तथा कांसे के अवयवों के नाम तथा इसका उपयोग लिखना है, तो लिखिएगा स्टेनलेस लेंस स्टील में लोहा, कार्बन, क्रोमियम एवं निकल मिला होता है। इसके द्वारा बर्तन, शल्य चिकित्सा के उपकरण आदि बनाए जाते हैं। कांसे में तांबा व टीन होता है, क्या होता है, टीन होता है। इससे इससे मूर्तियां, सिक्के व बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यह है क्लोरीन का है, क्लोरीन तथा टिक्चर आयोडीन का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? लिखना है क्लोरीन का उपयोग जीवाणु नाशक के रूप में जल शोधन के लिए किया जाता है। आगे लिखना है कि टिक्चर आयोडीन का उपयोग उपयोग रोगाणु रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। बस इतना ही आपको अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक था हमारा पाठ के अंदर, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अभ्यास प्रश्न जो पूछा गया है। मैंने तो वही प्रश्न सभी लोग पूछते हैं और बनाते हैं, नोटबुक में नोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसी को हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया था कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। धातुओं का गुण नहीं, धातुओं का गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो मैं आपको बता दूं धातु में ये सब गुण है, उच्च घनत्व भी है, विद्युत सुचालक है और यह भी है। तो इसमें आपको टिक लगाना है इसमें, ठीक है। भंगुरता। आगे देखते हैं सोने, चांदी और लोहे की पीनों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने पर किस पीन पर तांबे की परत चढ़ेगी? किस पीन पर तांबे की परत चढ़ेगी? तो ये जो हमारा लोहा, किस पर दोस्त, तो लोहा पर चढ़ता है। चलिए अब है कि निम्नलिखित में किस हेलोजोन का उपयोग रोगाणुनाशी में करते हैं? हेलोजोन का उपयोग रोगाणुनाशी में करते हैं, तो ये जो हमारा आयोडीन की जाती है, तो आयोडीन में, ठीक है। चलिए अब यह कि लोहे पर जंग लगना, यह कैसे लगता है लोहे पर जंग जो है? तो लिखना है आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होगा ना ये सही टिक हो जाएगा हमारा, हवा और पानी दोनों की उपस्थिति रहती है तब क्या, तो लोहे पर जंग लग जाती है। अरे उत्कृष्ट धातु है, क्या है उत्कृष्ट धातु, क्या है उत्कृष्ट धातु? तो ये हो जाएगा हमारा लोहा। क्या होगा मेरे दोस्त, उत्कृष्ट धातु जो है वो लोहा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, ये हमारा ए नंबर में होना चाहिए, तो ए में आपको टिक लगाना है लोहा में। अब यह कि किसे धातु या अधातु में वर्गीकृत किया जाता है? क्या किसे जो है वो धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है? जो कि ऑप्शन दिया कि यौगिक, तत्व, मिश्रण या फिर उपयुक्त सभी। तो ये जो हमारा यौगिक को क्या होता है, वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको टिक लगाना है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपको थोड़ा सा सुधार कर लेना है। उत्कृष्ट धातु जो होती है वो क्या होती है,
ये हमारा सोना होती है, ठीक है। उत्कृष्ट धातु क्या होती है? सोना में आपको टिक लगाना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगर किसी धातु या धातु में वर्गीकृत किया जाता है तो ये हमारा तत्व, किसको में दो तो तत्व को किया जाता है वर्गीकृत। ये में आपको टिक लगा देना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में था उल्टा पुल्टा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करने के लिए कहा गया है। उत्कृष्ट धातु समानता, समानता यहाँ पर आपको को भरना है निष्क्रिय। क्या भरना है दोस्त? निष्क्रिय आपको भर देना है। फिर देखते हैं आगे, आगे पीटे जाने पर, क्या है? पीटे जाने पर अधातुओं का टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये हमें कहलाता है भंगुरता। क्या कहलाता है? भंगुरता। ये फिर दिया कि दहन के फलस्वरूप धातु क्या होती है? वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्या है? जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक क्या है? तो ये हमें तांबा, जिंक व निकल। क्या होगा? तांबा, जिंक व निकल, तीन चीज, ये तीनों पॉइंट लिखना है आपको, तांबा, जिंक और निकल, ठीक है। उसके बाद 5 में देखिए, यहाँ पर आप सबको भरना है इस्पात। क्या भरना है दोस्त? इस्पात ही आपको भर लेना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उचित संबंध आपको कहा है बनाने के लिए कि कौन किसमें मिलान किया जाएगा। तो देखिए, जो कि यहाँ पर आप सब देखते हैं क्या है, ड्यूरेलियम, जीवाणुनाशी, ये सब कुछ दिया गया है जो कि आपको मिलान करना है। हालांकि मैं सिर्फ इसका उत्तर आपको बताता हूँ। देखिए एक नंबर जो दिया है ना, एक का मिलान आपको करना है डी से, एक का मिलान आपको कर लेना है डी नंबर से। उसके बाद दो का मिलान आपको करना है सी से, दो का सी से, तीन का ए से, तीन का ए से, चार का बी से। प्यारे दोस्तों आपको अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक निम्नलिखित कथन सही है या गलत, पहचान कर गलत कथन को सही कीजिए। जो सही उसको सही लिखना है, अगर जो गलत है उसको सही करके आपको बताना है। सामान्यतः ताप पर, सामान्यतः ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों इसके सामने आपको सही करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सही करके लिखना है कि समान ताप पर प्राय धातु ठोस होती है, अपवाद में हमारा पारा यानी द्रव, ठीक है। ये हमारा सही हो गया। फिर देखिए दूसरा दिया था कि सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद ये भी हमारे देखते हैं बिल्कुल सही है। आपको सही सिर्फ लिखना है कि स्टेनलेस स्टील, लोहा, निकल, कार्बन और क्रोमियम की मिश्र धातु, बिल्कुल सही था। उसको देखिए 4 नंबर, 4 नंबर पूछा गया था कि धातुएं, सॉरी अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ये हमारा बिल्कुल गलत है, जो कि इसको सुधार करके सही आपको लिखना पड़ेगा। इस सही देखिए यहाँ पे लिखा हो कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, धातु बनाता है। और जो कि यहाँ पे लिखा था हमारा क्या? अधातु। बस यही फर्क था। अब देखिए जंग लगना धातु संक्षारण का उदाहरण है, तो यह बिल्कुल सही है। बस यही आपको भरना था दोस्तों। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा गया है। यहाँ पर पूछा गया था कि धातु और, क्या है? धातु और अधातु में भौतिक व रासायनिक गुण के आधार पर तीन तीन अंतर आपको लिखना है। कितना? तीन तीन अंतर। सबसे पहले भौतिक पर लिख, भौतिक पर भी आपको बताना है और रासायनिक गुण पर, दोनों पर आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ धातु और अधातु में रासायनिक गुण क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है धातु। नंबर 1 में लिखना है कि रासायनिक गुण, धातुएं जल से क्रिया कर OH प्लस बनाती है, मतलब हाइड्रोजन प्लस बनाती है। फिर दूसरा पॉइंट में आप ये वाला लिख सकते हैं कि अधिकांश धातुएं हवा में उपस्थित O2 से क्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। फिर तीसरा आपको लिखना है कि प्रायः देखा गया है कि धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती, परंतु कुछ धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर अस्थायी यौगिक बनाती है। ये 3 पॉइंट हो गया हमारा धातु के बारे में। उसके बाद फिर 3 पॉइंट आपको लिखना है अधातु के बारे में। यह किसके आधार पर बता रहे हैं हम लोग? तो रासायनिक, रासायनिक आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको लिखना है कि अधातु में नंबर 1 में कि अधातु जल से क्रिया नहीं करते। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है कि प्राय अधातु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि 11 से क्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। ये 11 आपको नहीं लिखना है। उसके बाद कहा गया कि अधातु हाइड्रोजन से क्रिया कर अस्थायी यौगिक बनाती है। क्या बनाती है? अस्थायी यौगिक। चलिए अब हम लोग आगे की देखेंगे। तो यहाँ पर फिर कहा गया था इसी प्रश्न में कि धातु और धातु के भौतिक गुण पर भी आपको अंतर बताने के लिए कहा गया था, तीन तीन अंतर। जो कि आपको धातु के बारे में लिखना है। नंबर 1 कि धातुओं में विद्युत धनात्मकता का गुण पाया जाता है।
फिर दूसरा आपको लिखना है कि समान ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है। अपवाद में हो जाएगा हमारा पारा, द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा जो होता है वो एक अपवाद है जो कि वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर तीसरा पॉइंट लिखना है कि सामान्यतः सभी धातुओं का उच्च गलनांक होता है। क्या होता है? तो उच्च गलनांक। चलिए ये हो गया धातु के बारे में। फिर अधातु के बारे में नंबर 1 में लिखना है कि अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक, नंबर 1। फिर नंबर 2 में हो जाएगा कि अधातु प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती है, पर ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में होती है अधातु। ठीक है, चलिए तो फिर आपको ये तीसरा पॉइंट लिख लेना है। देखिए इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा था। ठीक है, अब देखते हैं आगे का है, आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए सोना और चांदी का उपयोग, तो लिखना है कि सोना व चांदी की विशेषता यह है कि ये प्रकृति में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं तथा 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 इस कारण तथा इसी कारण, यहाँ पर हो जाएगा इसी कारण इनकी धात्विक चमक अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तथा ये वायु, जल, अम्ल, क्षार से क्रिया नहीं करते। इनमें इनमें तन्यता व आघातवर्ध्यता होता है। आघातवर्ध्यता गुण के कारण मनचाही आकृति प्रदान की जा सकती है तथा ये उत्कृष्ट धातु की श्रेणी में आते हैं। अतः अतः इसलिए आभूषण बनाने में सोने चांदी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब उसकी चमक क्या है तो वो अधिक दिनों तक रहती है, इसलिए वो किसी से अभिक्रिया भी नहीं करती है, इसलिए उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं। चलिए दिया कि रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी से लिखना है कि रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनती है, जिनमें जो धातु जितनी अधिक सक्रिय है उन्हें इस श्रेणी में पहले तथा सबसे कम क्रियाशील यानी निष्क्रिय धातु को सबसे अंतिम में रखा गया है। सबसे अंतिम में। ठीक है, जो कि उदाहरण के तौर पे आपको ये पूरा लिख लेना है। उदाहरण के तौर पे आपको ये समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कहा गया था कि रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी यानी कि सक्रियता श्रेणी बनाती है, जो कि निम्न है। ये हमारा क्या एक श्रेणी की तरह लिखा हुआ है कि जो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता है वो सोडियम, उसके बाद कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, इसी प्रकार से ये सभी आपको लिख लेना है। चलिए अब यह है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं? क्या क्यों नहीं बनाए जाते हैं? तो लिखना है आप सबको कि 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, जो कि अत्यंत नर्म और मुलायम होता है। कहते हैं अत्यंत नर्म और मुलायम, जिसके कारण यदि इनके आभूषण बनाए जाते हैं तो वे नर्म होने के कारण जल्दी टूट सकते हैं। अतः सोने में थोड़ी मात्रा में चांदी व तांबा मिलाने से वे कठोर हो जाते हैं, जिसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। अतः अतः शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप ये सब बता सकते हैं दूसरे को भी। ठीक है, चलिए काय मिश्र धातु क्या है? किन्हीं चार मिश्र धातु के नाम, उनके प्रमुख अवयव और उपयोग लिखिए। धातु का नाम लिखना है, फिर अवयव लिखना है, फिर आपको उपयोग लिखना है। तो लिखिएगा कि मिश्र धातु कभी कभी शुद्ध धातुओं ज्यादा उपयोग नहीं होती, अतः उनको अधिक उपयोगी बनाने के लिए धातुएं या अधातुएं मिला दी जाती है, जिससे जिससे मिश्र धातु कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्र धातु कहते हैं। फिर आगे लिखना है कि निम्नलिखित मिश्र धातु भी उनके अब हाँ, अवयव वे उपयोग भी आपको लिखना है। अवयव व और उपयोग मिश्र का निम्नलिखित मिश्र धातु उनके अवयव और उपयोग लिखना है। तो लिखना है यहाँ पर आप सबको कि मिश्र धातु जो कि पीतल है, और अवयव पीतल जो होता है ना दोस्तों वो हमारा तांबा और जिंक का बना होता है। ठीक है, इसी को हम लोग अवयव कहा जाता है। इस्पात जिसको हम लोग स्टील कहते हैं हमारा लोहा कार्बन का बना होता है। इसी प्रकार का है ड्यूरे ड्यूरेलुमिन जो कि एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम ये तीनों का बना होता है। इसी प्रकार से आपको ये देखिए क्या है जर्मन सिल्वर, जो कि तांबा, जिंक और निकल ये तीनों मिला करके वो जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। और इसका क्या उपयोग क्या होता है? उपयोग तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि बर्तन, देखिए यहाँ पीतल जो है ना, पीतल के सामने नंबर 1 है, ये हमारा नंबर 1 है।
ये हमारा नंबर 2 है, ये हमारा नंबर 3 है। उपयोग में आपको लिखना था, जो मैं आपको सही अच्छी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब दिया है कि धातु संक्षारण क्या है? इससे बचने के क्या-क्या उपाय हैं? सबसे पहले आपको बताना है कि धातु संक्षारण क्या है? तो लिखना है कि धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। इससे बचने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। इससे बचने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। जो कि नंबर 1 में आप लिखना कि धातु की सतह पर पेंट लगाकर संक्षारित होने से बचा सकते हैं। फिर नंबर 2 में आप सब लिखना है कि ग्रीस ग्रीस लगाकर धातु की बाहरी परत का संपर्क वायु व नमी से रोका जा सकता है। नंबर 3 में आप सब लिखना है कि कम कम सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है। किससे? तो संक्षारण से क्या करेंगे दोस्त? तो उनसे हमारा बचाया जाता है। ठीक है? बचाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 दिया था कि ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में क्यों लाया जाता है? इसका कारण क्या है दोस्तों? तो लिखना है कि ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। अतः इससे विद्युत प्रवाहित होती है। यह धातुओं की अपेक्षा ज्यादा सस्ती व सुलभ है, साथ ही इसका गलनांक उच्च है। क्या है? इसका जो गलनांक है वो उच्च है। बस इतना आपको अच्छी प्रकार से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न 1 में हमें पूछा गया था कि रेल की पटरी बनाने में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है। क्या रेल की जो पटरी है उसमें लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है? ऐसा क्यों? तो लिखना है कि लोहा एक सक्रिय धातु अधिक समय तक खुले में रखे रहने के कारण उसमें संक्षारण होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए रेल पटरी के निर्माण के लिए शुद्ध लोहे में कार्बन मिलाकर इस्पात का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ उसमें मैन रूप से लोहे का उपयोग होता है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि कार्बन मिलाकर मिलाकर इस्पात का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो लोहे से अधिक कठोर व जंग प्रतिरोधी होती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये सब। चलिए अब दिया कि गतिविधि, या गतिविधि द्वारा समझाइए कि मैग्नीशियम लोहे से ज्यादा क्रियाशील है। आपको गतिविधियां प्रयोग के द्वारा आपको समझाना है। हालांकि उतना नहीं लिखना है, मैं सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना ही आप लिखेंगे तो सही है। लिखना कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उनके विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे कि फेरस जैसे कि यहाँ पर इसने दिया कि फेरस सल्फेट के विलयन में मैग्नीशियम यानी कि Mg धातु को डुबाया जाता है तो वह लोहे यानी कि Fe को विस्थापित कर उसकी जगह लेती है। अतः अतः सिद्ध होता है कि मैग्नीशियम लोहे से क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। इसलिए ज्यादा क्रियाशील होने के कारण वो क्या थे? वो विस्थापित हो जाती है। ठीक है, लोहा को विस्थापित कर देती है। यानी मैग्नीशियम जो है वो लोहे से क्या है? ज्यादा क्रियाशील होने के कारण। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। कहा गया है कि तांबे की किसी वस्तु को रेतमल पेपर से रगड़िए तथा किए गए अवलोकन को कारण सहित आपको समझाइए। तांबे की किसी वस्तु को रेतमल पेपर से रगड़िए। तो लिखना है कि तांबे की किसी वस्तु को जब जब रेतमल पेपर से रगड़ा जाता है तो रगड़ी गई जगह पर चमक दिखाई देने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि धातुएं चमकदार होती है। क्या होती है दोस्त? धातुएं जो वो चमकदार होती हैं। तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे ही समाप्त है। यह थोड़ा सा क्या कि यह बहुत ही अधिक लंबी वीडियो हो गई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।